पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम की हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई, विषय हिंदी, कक्षा 8वीं और मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा। छात्रों, आपकी पुस्तक का नाम है हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा। आज हम आपकी पुस्तक से पाठ क्रमांक 6 और प्रेमचंद जी चले गए पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी पुस्तक में पाठ नंबर 14 पर मौजूद है। तो चलिए छात्रों, जल्दी से अपनी पुस्तक खोलिए और हमारे साथ पढ़ाई करना शुरू कीजिए। पाठ क्रमांक 6 और प्रेमचंद जी चले गए। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की तस्वीर जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, जो हमारे पाठ और प्रेमचंद जी चले गए के लेखक हैं। तो चलिए छात्रों, कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का परिचय है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जन्म सन 1905 सागर, मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1990 में हुई। परिचय: राम कुमार वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार, नाटककार, लेखक और आलोचक हैं। आपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से भी अधिक एकांकी लिखे हैं। आपने समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की प्रमुख कृतियां हैं चित्ररेखा, जौहर, अभिशाप, वीर हमीर, काव्य संग्रह। 4 ऐतिहासिक एकांकी: रेशमी टाई, शिवाजी एकांकी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य समालोचना, आलोचना, एकलव्य, उत्तरायण और ओ अहिल्या नाटक आदि। चलिए छात्रों, कुछ इस गद्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत संस्मरण में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार प्रेमचंद के व्यक्तित्व पर रोशनी डाली है। प्रेमचंद जी जो है वो एक प्रसिद्ध नावल निगार और कहानी निगार थे। तो उनके व्यक्तित्व पर, उनकी शख्सियत पर रोशनी डाली है। इस संस्मरण में प्रेमचंद जी की सरलता, सादगी, भोलेपन के दर्शन होते हैं। ये एक संस्मरण है, आप बीती है। पाठ क्रमांक 6 और प्रेमचंद जी चले गए। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। बात सन 1935 की है। मैं शाम के समय टहलने के लिए
प्रयाग स्टेशन पर चला गया। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे के डब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं और अपना बिस्तर स्वयं अपनी बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन और कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी हैं। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, बाबूजी आप? उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और कहा, हाँ मैं। उनके देखिए छात्रों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो है वो कह रहे हैं अपने संस्मरण में कि बचपन से मुझे रेलवे स्टेशन पर जाना अच्छा लगता था। बात सन जो है किस कब की है, सन 1935 की है, जब वो एक शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर गए। तभी उन्होंने वहां देखा कि तीसरे डब्बे से एक सज्जन, एक आदमी जो है वो उतर रहे हैं और उन्होंने अपना बिस्तर जो है वो अपनी बगल में दबाए हुए है। वो प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ गए। तो पास जाने पर उन्होंने देखा कि वो जो वृद्ध हैं, वो जो बूढ़े शख्स हैं, आदमी हैं, वो कोई और नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक, कहानी और नावल नगार, प्रसिद्ध मशहूर नावल नगार प्रेमचंद जी हैं। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, बापूजी। वो कहते हैं, बाबूजी आप? तो उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। ठहाका लगाना अर्थात कहाँ लगाया और कहा, हाँ मैं। देखिए छात्रों, ये हैं मुंशी प्रेमचंद, जिनके बारे में डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपने संस्मरण में लिख रहे हैं। यही व्यक्ति हैं जो कि रेल के डब्बे से उतरते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। मैंने पूछा, कहाँ जाइएगा? उत्तर दिया, जहाँ तुम कहो। मैंने कहा, मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। और बिना किसी तकल्लुफ के वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। इतने बड़े साहित्यकार, वे इतने सरल और सौम्य हैं कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें धुल जाता है। देखिए छात्रों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं वो प्रसिद्ध साहित्यकार के बारे में हमें यहाँ पर प्रेमचंद जी के बारे में उनकी विशेषताएं बता रहे हैं कि उनके जो अट्टहास थे, उनका जो कहकहा था, उनकी जो हंसी थी, वो सारे उस हंसी की वजह से सारा स्टेशन जो है वो गूंज उठा। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जाइएगा? तो उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ तुम ले चलो। मैंने कहा, मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। और बिना किसी तकल्लुफ के, बिना किसी शिष्टाचार के वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। इतने बड़े साहित्यकार, इतने बड़े अदब निगार, इतने बड़े कहानी निगार, नावल निगार, वो इतने सरल और सौम्य, इतने सीधे साधे इंसान हैं कि अपने जीवन की सुविधा के लिए, अपने जीवन की, अपने ज़िंदगी की आसानियों के लिए कोई भी उपकरण, कोई भी माल दौलत जो है वो जुटाना नहीं चाहते। उनका अट्टहास, उनका जो हंसी है, जोर की हंसी को अट्टहास कहते हैं, कहा इतना आकाश व्यापी है, यानी आकाश भर में फैलने वाला है कि वातावरण का सारा जो विषाद है, जो माहौल का जो विषाद है, निराशापन है, जो उदासी है, उसमें धुल जाता है। यानी जब वो हंसते हैं तो अपने आसपास के माहौल की उदासी को कम कर देते हैं। ऐसा लेखक राम कुमार वर्मा जी अपने प्रसिद्ध
साहित्यकार प्रेमचंद जी के बारे में बता रहे हैं। वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे, किंतु प्रातःकाल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था, जो 11 बजे रात तक चलता रहता था। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वे एक कहकहा लगाते, जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक होते थे। फिर कहते, आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो ये कहूँ कि आप आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है। देखिए छात्रों, यहाँ पर राम कुमार वर्मा जी जो है वो अपने मेहमान, अपने अतिथि प्रेमचंद जी के बारे में यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि प्रेमचंद जो है वो प्रयाग क्यों आए थे। वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे। उनका जो प्रोग्राम का टाइम था वो 11 बजे से 3 बजे तक था, किंतु प्रातःकाल से ही, लेकिन सुबह सवेरे से ही उनसे भेंट करने के लिए मुलाकात करने वालों का क्रम जो है वो लाइन लग जाती थी, लाइनें शुरू हो जाती थी, लोग आना शुरू हो जाते थे, जो रात के 11 बजे तक चलता रहता था। उनके मिलने वाले सुबह सवेरे से रात के 11 बजे तक आते जाते रहते थे। जब वे बोलने के लिए खड़े होते, जब प्रेमचंद जी बोलने के लिए खड़े होते महफिल में, तो पहले वे एक कहकहा लगाते थे, एक जोर की हंसी लगाते थे, जिससे श्रोतागण, जिससे सुनने वाले जो है वो सामाईन जो है वो उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक हो जाते थे और मुतजस्सिस हो जाते थे। फिर कहते, कहकहा लगाते और कहते, आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो ये कहूँ कि आप आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है। सपाट यानी कि मुसत्ते, समतल, जो उबड़ खाबड़ ना हो, उसे कहेंगे यहाँ पे सपाट, सीधा, चपटा। तो मेरी जिंदगी तो एक बिल्कुल सपाट मैदान है, वो प्रेमचंद जी वो ऐसा कह रहे हैं। उसमें कितने खंदक हैं, गड्ढे हैं, कितने कांटे, कितनी झाड़ियां हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मेरी ज़िंदगी जो है वो एक बिल्कुल सपाट मैदान की तरह है, लेकिन उस मैदान में कितने खंदक हैं, कितने गड्ढे हैं और कितने कांटे, कितनी झाड़ियां हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसी पर चलकर आप लोगों के पास आया हूँ। वो कहते हैं कि मेरे जो ज़िंदगी है उसमें बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन उसी उतार चढ़ाव से गुजरते हुए मैं आपसे मिलने आया हूँ। पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा। कहते हैं कि मेरे पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा, लेकिन धन से कभी वास्ता नहीं रहा, कभी भी धन से मुलाकात नहीं हुई, धन से कोई वास्ता नहीं रहा, कोई ताल्लुक नहीं रहा। पढ़ते समय एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था। जब मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था, तब पढ़ते पढ़ते मैं अपने वकील साहब के लड़कों को भी पढ़ाता था। 5 रुपए मासिक मिल जाता था, हर महीना 5 रुपए तनख्वाह मिलती थी उन्हें। 2 रुपयों में अपना गुजारा करता था, और 3 रुपए गुजारा करना मतलब निर्वाह करना, और 3 रुपए जो है वो घर बेच देता था। उसी समय मैंने तिलिस्म, होशरुबा और फिसाना आज़ाद पढ़ा था। वो कहते हैं कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरी पढ़ाई करते करते मैं जॉब भी करता था। 5 रुपए महीना मुझे एक वकील के बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलता था। तो 2 रुपयों से मैं अपना गुजारा करता था और 3 रुपए मैं अपने घर भेज देता था। और उसी समय जो है उन्होंने तिलिस्म, होशरुबा और फिसाना आज़ाद पढ़ा था।
कुछ होश आया यानी कुछ समझ आई तो उर्दू में लिखना शुरू किया। फिर आप लोगों ने हिंदी में बुला लिया। ऐसा वो अपने सामईन से कह रहे हैं। जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे मुझे मुश्किल से घंटे आध घंटे का समय मिलता जब मैं उनके साथ चाय पीता था। अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते। एक दिन मैं अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहा था। वे आए, पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराने के लिए ठीक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, छपने के लिए कहाँ भेज रहे हो? मैंने कहा, साहित्य भवन प्रयाग ही इसे प्रकाशित करने का आग्रह कर रहा है। उन्होंने कहा, गलत, इसे मैं प्रकाशित करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। अब लेखक जो है वो प्रेमचंद जी के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि जब तक प्रेमचंद जी लेखक के घर रहे उन्हें मुश्किल से घंटे आध घंटे का समय ही मिलता था जब वो उनके साथ चाय पीते थे, वक्त बिताते थे। अन्यथा इसके अलावा उनका पूरा समय जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते थे। लेकिन बहुत उनको आधा घंटा का ही टाइम मिलता था उनके साथ गुजारने के लिए और बाकी का वक्त जो था वो दूसरे आदमी लोग उनकी अनिच्छा से यानी उनके बगैर अरुचि के अपने अधिकार में अपने हक में कर लेते थे। मतलब उनके ना चाहते हुए भी लोग उनसे मिलने आते थे। एक दिन मैं अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहा था। एक दिन लेखक जो है वो अपनी जो कविताएं लिखी थी उन्होंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, तो उन कविताओं को एकत्रित कर रहे थे और उन व्यवस्थित करके उनको मुनज़्ज़म करके उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहे थे। तो तभी प्रेमचंद जी आ गए। उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराने के लिए ठीक कर रहा हूँ। प्रकाशित कराना मतलब शाये कराना। तो अपनी कविताओं का जो संग्रह था उसको शाये कराने के लिए वो ठीक कर रहे हैं। तो छपने के लिए कहाँ भेज रहे हो, ऐसा प्रेमचंद जी पूछते हैं। तो लेखक कहते हैं कि साहित्य भवन प्रयाग ही इसे प्रकाशित करने का आग्रह कर रहा है। जो साहित्य भवन प्रयाग का है वही उसे शाये करने का आग्रह किया है यानी उम्मीद दिलाया है। उन्होंने कहा, गलत, इसे मैं प्रकाशित करूंगा। प्रेमचंद जी कहते हैं कि इसे मैं शाये कराऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा काव्य संग्रह, मेरी कविता का जो मजमुआ था वो ले कर अपने बैग में रख लिया। वो संग्रह रूप राशि के नाम से उनके सरस्वती प्रेस बनारस के प्रकाशित हुआ। लेखक का जो काव्य संग्रह था वो रूप राशि के नाम से उनके प्रेमचंद के सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ, शाये हुआ। जिस दिन वे जाने वाले थे, जिस दिन प्रेमचंद जी जो है वो वापस जाने वाले थे, उस दिन मेरी पत्नी ने उनके लिए खीर तैयार की। किंतु रात 11 बजे तक प्रतीक्षा करने पर भी, इंतज़ार करने पर भी उनके दर्शन नहीं हुए, उनको देखना नसीब नहीं हुआ। लाचार होकर, मजबूर होकर पत्नी ने उनके कमरे में भोजन की थाली रख दी और उसमें खीर का कटोरा भी संभाल कर रख दिया। सोचा, जब प्रेमचंद जी आएंगे भोजन करेंगे। उनकी पत्नी ने क्या किया, उनके कमरे में भोजन की थाली ले जाकर रख दी और उन्होंने सोचा कि जब भी प्रेमचंद जी वापस लौटेंगे वो भोजन कर लेंगे। सुबह उठकर देखा कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए हैं। अब जब सुबह हुई, लेखक और उनकी पत्नी ने देखा कि प्रेमचंद जी जो है वो कमरे में नहीं है, वो अपना सामान लेकर चले गए हैं। टेबल पर एक पर्चा लिखकर छोड़ दिया है।
पर्चा कागज का टुकड़ा। वो पर्चा इस प्रकार था, और प्रेमचंद जी जो है अपने पीछे जो पर्चा छोड़कर गए थे वो इस तरह था। प्यारे राम कुमार, प्रेमचंद जी ने लिखा था पर्चे में, प्यारे राम कुमार, निहायत अफसोस है, निहायत मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैं दिन भर से गायब रहा। मेरे वक्त पर ना आने से तुम्हें और बहू रानी को, यानी यहाँ बहू रानी लेखक की पत्नी को कहा गया है, बेहद तकलीफ हुई होगी, बहुत ज़्यादा तुम्हें तकलीफ हुई होगी मेरे लेट आने पर। लाचार था, मजबूर था, रात 2 बजे लौटकर आया, तुम लोग सो गए थे, जगाना ठीक नहीं समझा। देखा कमरे में बहू रानी ने खाने की थाली परोस कर रख दी है, बढ़िया खीर भी थी, लेकिन इलाहाबाद की गर्मी में सुबह की बनी हुई खीर का दूध फट गया था। एक जगह खाना खा चुका था, लेकिन खीर तो मैंने खा ही ली, इस डर से कि फटे हुए दूध की खीर छोड़ देने से कहीं बहू रानी का दिल मेरी ओर से फट ना जाए, मतलब मेरी ओर से उसका दिल कहीं खराब ना हो जाए। खैर, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, वो लेखक की पत्नी को बहुत आशीर्वाद देते हैं। वे खुश रहें, फौरन जा रहा हूँ, 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है, भाई बुरा मत मानना, बगैर मिले जा रहा हूँ, तुम्हारा धनपत राय। इस तरह उन्होंने प्रेमचंद जी ने अपने पीछे एक पर्चा छोड़कर गए और अपने जाने की वजह बता दी। प्रेमचंद जी जो है यहाँ पे तस्वीर में आपको पर्चे के साथ नजर आ रहे हैं। और इस तरह विश्वविख्यात कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी उस रात मेरे घर से चले गए। इस तरह लेखक कह रहे हैं कि विश्वविख्यात यानी कि संसार भर में प्रसिद्ध, पूरी दुनिया में मशहूर कहानीकार, कहानी लिखने वाले और उपन्यासकार यानी कि नावल निगार, नावल लिखने वाले प्रेमचंद जी उस रात मेरे घर से यूं अचानक चले गए। सूचना के अनुसार कृतियां करो, कृति पूर्ण करो। प्रेमचंद जी की विशेषताएं, प्रेमचंद जी की विशेषताएं लिखनी है, तो हाँ छात्रों, हम उत्तर लिखेंगे इसका। प्रेमचंद जी की विशेषताएं, प्रसिद्ध साहित्यकार, सरल और सौम्य, जीवन की सुविधा के उपकरणों में रुचि नहीं, आकाशव्यापी अट्टहास। ये प्रेमचंद जी की विशेषताएं इस पाठ में आई हैं। कारण लिखो, प्रेमचंद जी प्रयाग आए थे। हम इसका कारण लिखेंगे, हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रेमचंद जी प्रयाग आए थे। लेखक कविताओं की प्रेस कॉपी बना रहे थे। लेखक को अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित करना था, इसलिए वे कविताओं की प्रेस कॉपी बना रहे थे। प्रेमचंद जी ने लेखक की पत्नी द्वारा परोसी खीर खाई थी। प्रेमचंद जी ने सोचा कि खीर छोड़ देने से कहीं लेखक की पत्नी का दिल उनकी ओर से फट ना जाए, खट्टा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने लेखक की पत्नी द्वारा परोसी खीर खाई थी। एक वाक्य में उत्तर लिखो। सुबह उठकर लेखक ने क्या देखा? सुबह उठकर लेखक ने देखा कि प्रेमचंद अपना सामान लेकर चले गए हैं। लेखक का काव्य संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? लेखक का काव्य संग्रह रूप राशि नाम से प्रकाशित हुआ। पाठ के किन्हीं 10 वाक्यों के उद्देश्य और विधेय लिखिए।
छात्रों, यहाँ पर आपको उद्देश्य और विधेय जानना ज़रूरी है। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में जो बात बताई जाती है वो उद्देश्य होता है, और जो बात कही जाती है वो विधेय होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मिसालों के ज़रिए। उन्होंने ज़ोर से ठहाका लगाया। तो यहाँ पे उन्होंने के बारे में वाक्य में बात की गई है, इसलिए उद्देश्य रहेगा उन्होंने। और उन्होंने के बारे में क्या बात की गई है कि उन्होंने ठहाका लगाया, ज़ोर से ठहाका लगाया, तो ये रहेगा विधेय। इस तरह हम उद्देश्य लिखेंगे उन्होंने, विधेय लिखेंगे ज़ोर से ठहाका लगाया। मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है। उद्देश्य रहेगा मेरी, विधेय रहेगा जिंदगी तो सपाट मैदान है। प्रेमचंद जी मेरे घर रहे। प्रेमचंद जी ये उद्देश्य है, मेरे घर रहे ये विधेय रहेगा। पिताजी ने मेरा नाम धनपत राय रखा। पिताजी ने ये उद्देश्य रहेगा, और मेरा नाम धनपत राय रखा ये विधेय रहेगा। मेरी पत्नी उनके लिए खीर तैयार की। मेरी पत्नी ने ये उद्देश्य रहेगा, विधेय उनके लिए खीर तैयार की। मैं उनके साथ चाय पीता हूँ। उद्देश्य आएगा मैं, विधेय रहेगा उनके साथ चाय पीता हूँ। मैं अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर रहा था। मैं उद्देश्य रहेगा, विधेय अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर रहा था। उन्होंने मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। उन्होंने ये उद्देश्य रहेगा, मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया, ये विधेय आएगा। मैं दिन भर गायब रहा। उद्देश्य मैं दिन भर गायब रहा, ये विधेय रहेगा। वे मेरे साथ पैदल चल दिए। वे उद्देश्य रहेगा, मेरे साथ पैदल चल दिए विधेय रहेगा। इस तरह हम 10 वाक्य को ढूंढकर लिखेंगे। गृह कार्य। निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद से ढूंढकर शब्द समूह लिखिए। व्याख्यान आदि के स्थान पर बैठकर सुनने वाले लोग। स्टेज पर किसी तकरीर वगैरह में बैठकर सुनने वाले लोगों को क्या कहते हैं, उसके लिए परिच्छेद में, सबक में, पाठ में एक खास वर्ड आया है, वो देखकर आपको लिखना है। अदालत में किसी की ओर से बहस करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उसका नाम आपको पुस्तक से, किताब से ढूंढकर लिखना है। कांटीले पौधों का समूह क्या कहलाता है, वो आपको पाठ से ढूंढकर लिखना है। लंबा चौड़ा खाली स्थान, इसे क्या कहते हैं, वो भी आपको लिखना है। धन्यवाद छात्रों। आशा करती हूँ कि आपको आज के लेसन में जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपके समझ में आया होगा। घर काम के क्वेश्चंस हल कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।